तो हमारे साथ आज केपी मलिक सर हैं। केपी मलिक सर, भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर में जबरदस्त सुपड़ा साफ कर दिया जनता ने। जिस 370 का डंका पीटते नहीं थकते थे नरेंद्र मोदी, उन नरेंद्र मोदी को, उस बीजेपी को जम्मू कश्मीर की जनता ने नकार दिया है सर। पहली टिप्पणी मैं आपकी जम्मू कश्मीर पर लेना चाहूंगी। जम्मू कश्मीर से भाजपा का सुपड़ा साफ क्यों हो गया सर? देखिए प्रज्ञा, पहले तो आपको ये देखना होगा, अगर आप जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, इतना सब कुछ करते हुए 5 साल से श्याम दाम दंड भेद करते हुए भी भारतीय जनता पार्टी वहां कामयाब नहीं हुई और उसको वहां हिंदू वोट भी नहीं मिला जम्मू रीजन में। कश्मीरी पंडित भी नाराज है, तो ये जताता है कि भारतीय जनता पार्टी का बिस्तर बोरिया वहां बंधा है। लेकिन हमें हैरानी की बात जो है वो यहाँ हरियाणा में दिखाई दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी के 2014 से भी बेहतर आंकड़े आ रहे हैं। ऐसा क्या जादू भारतीय जनता पार्टी ने किया है? भारतीय जनता पार्टी की अभी 50 या 49 सीटें दिखा रहे हैं और 47 सीटें 14 में आई थी। हम करेंगे, हालांकि हरियाणा में जनता ने चौंकाया है सर, लेकिन पहले जम्मू कश्मीर के बारे में बात कर ले सर। जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं, जनता ने नहीं चौंकाया है। जी, जम्मू कश्मीर जनता ने नहीं चौंकाया जो भाजपा इतनी बुरी हार हारी। नहीं, देखिए जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से पिछले 5 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी वहां पे हर चीज को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, चाहे वो भाईचारा हो, चाहे वो दूसरी चीजें हो, चाहे प्रदेश का परिसीमन करना हो। अब आप बताइए, वो लद्दाख वाले आंदोलन करते करते दिल्ली पहुंच गए हैं और आपने उनको बंद कर दिया है। अब वो एक जगह कहीं कोने में बंद किया हुआ है, अब आप उनको मिलने नहीं दे रहे हैं। तो वो क्या आपसे जो है आस्था लेके आए थे और वो क्या यहाँ देख रहे हैं? तो वो एक मैसेज जनता में गया है इसी प्रकार से। दूसरा, राहुल गांधी जो कश्मीर में गए हैं और उन्होंने लाल किताब की जो बात की है और कश्मीर के मुद्दों की बात की है, कहीं ना कहीं वहां की जनता उस तरफ आकर्षित हुई है। और जो पीडीपी पिछड़ती हुई दिख रही है, जो महबूबा मुफ्ती और उसकी पार्टी को इतना बड़ा नुकसान कश्मीर में दिख रहा है, उसका सीधा सीधा कारण ये है कि जिस प्रकार से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई, तो लोग दोषी मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को तोड़फोड़ करने की ताकत महबूबा मुफ्ती ने दी, इसलिए उनको खामियाजा ये भुगतना पड़ा है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ये सोचती थी कि नए सीटों का परिसीमन करके अगर जम्मू रीजन में सीटें बढ़ा देते हैं तो शायद भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा। अब आप देखिए, चुनाव की घोषणा हुई नहीं, परिणाम आए नहीं और कहा कि गवर्नर साहब भी 5 जो है नए विधायक नॉमिनेट करेंगे। तो भाई कौन सी आपको इतनी जल्दी लग रही है कि कौन सी आपको जल्दी लगी हुई है कि गवर्नर साहब जो है नए जो वो है उम्मीदवार हैं या नए सदस्य हैं उनको नॉमिनेट करेंगे, घोषित करेंगे? क्या इतनी जल्दी क्या पड़ी हुई है आपको? उसके बावजूद आपकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि बहुत उतावली भारतीय जनता पार्टी है। अभी हरियाणा में भी आप देखिए, कई जगह काउंटिंग रुकी हुई है, कई जगह बहुत धीरे चल रही है, कई जगह 4 राउंड की काउंटिंग हुई है, 12 राउंड की काउंटिंग होनी है, 4 की हुई है। रिजल्ट आपने लगा रही है कि जानबूझ करके चुनाव आयोग धीरे धीरे डेटा जारी कर रहा है। देखिए, आपको प्रज्ञा ये सारी चीजें समझनी होंगी। नागपुर में मीटिंग चल रही है 2 दिन से, आज नागपुर डिसीजन लेने वाला है। तो अगर नागपुर का डिसीजन होगा, क्या होगा? सत्ता का जो त्रिशूल आपके पास है उसको वापस लेने की सारी तैयारी है आज शाम को। तो अगर सत्ता का त्रिशूल बचाना है तो एक स्टेट में सरकार एनी हाउ बचानी पड़ेगी। तो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि हरियाणा में किसी भी तरह से हम सरकार बचाएं। हाँ, अगर आप हरियाणा की बात करते हैं, क्योंकि मैं प्रज्ञा जी कश्मीर पर ज्यादा इसलिए नहीं बोलना चाहता क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा डिटेल्स जानकारी कश्मीर की नहीं है, फिर अगर हम बहुत ज्यादा बोलते हैं तो आंकड़े गलत होते हैं। हरियाणा में सारी चीजें हमें पता है, हरियाणा में जो जो आप चाहेंगे वो हम बता देंगे। दूसरी बात यह है कि हमें हरियाणा में एक चीज देखने को मिली जो मध्य प्रदेश में भी देखने को मिली थी कि वोटिंग परसेंटेज कांग्रेस का ज्यादा है लेकिन सीटें कम कांग्रेस की आ रही हैं। वोटिंग परसेंटेज भाजपा का कम है लेकिन सीटें भाजपा को आ रही है। सर, ये क्या चीज है? देखिए, उसमें आपको 2-3 चीजें देखने को मिलेंगी प्रज्ञा। जब रिजल्ट घोषित होंगे आप देखेंगे कि कांग्रेस के जो कैंडिडेट जीतेंगे उनकी 20,000, 25,000, 30,000, 50,000, 5,000 से जीत होगी और भारतीय जनता पार्टी के लोग जीतेंगे 300, 500, 200, 400 इस तरह से जीतेंगे। आप खाली 2 उदाहरण आपको मैं देता हूं।
आप नायब सिंह सैनी 100% जीतेंगे, आप उनकी जीत का अंतर देखिएगा, और हुड्डा की जीत का अंतर आप देखिएगा। दोनों की जीत का अंतर आपको देखने से एक अंदाजा लग जाएगा। एक बात तो ये हो गई है। दूसरी बात ये हो गई है, आप मुझे एक जवाब दीजिए कि जनता आपको गांव में घुसने नहीं दे रही है, आपकी गाड़ियां तोड़ दे रही हैं, प्रधानमंत्री जी रैली नहीं कर पा रहे हैं, अमित शाह रैली नहीं कर पा रहे हैं, जो 9.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे वो बैंकेट हॉल में, होटलों में, कॉन्फ्रेंस रूम में रैली कर रहे हैं। तो ऐसा क्या हो गया हरियाणा में कि जो लोग आपको घुसने नहीं दे रहे थे और ईवीएम का बटन दबा रहे हैं? ये क्या कलाकारी है? ये वोट कहां से आ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने जो एक गेम बहुत बड़ा हरियाणा में किया था और जो चुपचाप धरातल पे चल रहा था, भारतीय जनता पार्टी उसमें मुझे थोड़ा कामयाब होते हुए दिखाई दी है। जो कांग्रेस के किस तरह के पक्ष गेम की में बात कर रहे हैं सर? जाट, कैसा गेम सर? हाँ जी, कैसा गेम देखिए सर? वो एक गेम ये था जो भारतीय जनता पार्टी लगातार 2014-2019 में करती रही है, हालांकि 2019 में पूरी तरह कामयाब नहीं हुई थी, कि जो गठजोड़ है वो जाट वर्सेस अदर्स कर देती है। तो इस बार भी जाट वर्सेस अदर करने की उन्होंने कोशिश की है और उसमें भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली है। उसके मैं आपको उदाहरण दे देता हूं। जैसे इन्होंने कहा था मध्य प्रदेश में कि नरेंद्र सिंह तोमर को मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो नरेंद्र सिंह तोमर की जाति के जो लोग हैं वो एकजुट हो गए। फिर इन्होंने कहा कि फग्गन सिंह कुलस्ते सीएम बनेंगे, तो तमाम आदिवासी फग्गन सिंह कुलस्ते के पीछे आ गए। वो इंदौर वाले जो विजय वर्गीय थे, कहा कि विजय वर्गीय सीएम बनेंगे, तो उनकी जाति के लोग आ गए। सेम फॉर्मूला इन्होंने हरियाणा में किया। अगर हम शुरू करें फरीदाबाद, कृष्णपाल गुर्जर से लेकर, कृष्णपाल गुर्जर केंद्र में मंत्री हैं, कहा गया कि अगर इस बार हरियाणा में सफलता मिलती है तो इस बार गुर्जर मुख्यमंत्री होगा और कृष्णपाल गुर्जर मुख्यमंत्री बनेंगे। फिर आप गुड़गांव आ जाइए, राव इंद्रजीत को जो है मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। एक अहिरवाल बेल्ट है जहां पे इनका अच्छा खासा दखल है, उस एरिया में जो है एकजुट सबको कर दिया कि इस बार अहिरवाल और जो है राव इंद्रजीत मुख्यमंत्री बनेंगे। भाई सब लोग मतभेद भुला के इनके साथ आओ। दूसरा, कई हर तरह से इन्होंने, जैसे विज को, पंजाबियों को साथ में जोड़ने के लिए विज को कहा कि विज इस बार जो है मुख्यमंत्री बनेंगे, तो तमाम पंजाबी इनके साथ आइए। सैनी साहब तो हैं ही। सैनी जो अलग अलग भटके हुए थे, कुछ सैनी कांग्रेस में जा रहे थे और सैनियों की एक अपनी पार्टी भी थी, तो सैनियों की पंचायत हुई कि भाई एक सैनी समाज का व्यक्ति मुख्यमंत्री बन रहा है, तो लगता है कि तमाम सैनियों को आके इसको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारा तो सैनी और वो तो पहले ही सीएम बन चुका, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री रहेगा। इसको रोकने के लिए एक इस तरह का शगुफा दिया गया, तो उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को काफी हद तक कामयाबी मिली। तो भारतीय जनता पार्टी ने जाट वर्सेस अदर करके जो बहकाने का काम किया, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली है। और दूसरा जो असली हथियार इनके पास है, जो 3 दिन बाद रिपोर्ट देता है, वो तो लगातार सुबह से काम कर ही रहा है। ये सारा जो है, सुबह आपने देखा कि 70+ दिखा दिया और फिर एक बार बिल्कुल नहीं चले। आप मुझे बताइए, 3 घंटे से 35 दिखा रहा है कांग्रेस का, 32 क्यों नहीं हो रहा है, 37 क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा क्या हो गया कि फेविकोल चिपक गया है कि 35 पे कांग्रेस है और भारतीय जनता पार्टी 49-50 पे घूम रही है? क्या ऐसा इलेक्शन कमीशन कर रहा है? और पहली बार तमाम जो गोदी मीडिया के चैनल हैं वो इलेक्शन कमीशन के आंकड़े दिखा रहे हैं। वो रिपोर्टर चीख चीख के बता रहा है कि नहीं ये हो गया, वो हो गया। नहीं नहीं, कुछ नहीं, उसका एक आंकड़ा कहीं चैनलों पे नहीं चल रहा है। तो ये जताता है कि कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें चल रही हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है, प्रज्ञा जी, नागपुर में 2 दिन से मीटिंग चल रही है। कल भी मीटिंग चल रही है, आज भी मीटिंग है, और नजर बनाए हुए हैं परिणाम पे। अब वहां पे क्या है कि अगर हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकलता है तो जो सत्ता का त्रिशूल है वो छिन जाएगा आज शाम को ही, क्योंकि महाराष्ट्र में इलेक्शन है और लड़ाई जो है मराठी बनाम गुजराती हो गई है वहां पे। तो किसी मराठी के हाथ में, कम से कम किसी मराठी के हाथ में कमान दी जाए और उस मराठी आदमी को इंडिविजुअल महाराष्ट्र सौंपा जाए। भारतीय जनता पार्टी को सफलता दिलाने के लिए इस पर संघ विचार कर रहा है। तो उससे बचने के लिए भी अमित शाह और मोदी का किसी भी कीमत पर हरियाणा को हाथ से नहीं निकलने देने की पूरी कोशिश चल रही है, जो शाम 6 बजे तक आप देखेंगे। अभी बहुत कुछ होना बाकी दिखेगा आपको। तो ये लड़ाई खाली हरियाणा की नहीं है, ये केंद्र की लड़ाई है। जो त्रिशूल है, सत्ता का जो त्रिशूल है, उसके जो 3 शूल हैं, भाई केंद्र सरकार मोदी जी के हाथ में है
और आपके पास प्रधानमंत्री हैं, आपके पास तमाम मंत्री, तमाम एजेंसी आपके पास हैं। त्रिशूल नंबर 2 भारतीय जनता पार्टी, उसका तमाम कंट्रोल आपके पास है। शूल नंबर 3 तमाम राज्यों में आपने डमी सीएम बिठा के उनका कंट्रोल आपके हाथ में है। तो जो सत्ता का त्रिशूल आपके पास है, उसको वापस लेने का काम संघ करने जा रहा है। तो थोड़ा बच जाए ये सत्ता का त्रिशूल, उसकी कोशिश दोनों तरफ से हो रही है। वो छीनना चाहते हैं और ये बचाना चाहते हैं, और उसी का परिणाम आप हरियाणा में देख रहे हैं। जी, हरियाणा के परिणामों को अगर हम समझने की कोशिश करें सर, तो आरएसएस का कितना योगदान है, आरएसएस की कितनी भूमिका है? क्योंकि कई सारे राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं कि क्रेडिट तो आरएसएस को जाना चाहिए, क्योंकि इनकी पार्टी में तो भयंकर सरफुटअव्वल मचा हुआ था, इस्तीफे चल रहे थे, इनकी पार्टी में भयंकर भगमच्चर था। देखिए प्रज्ञा, अगर आप देखेंगे हरियाणा में आरएसएस का कैडर कोई बहुत मजबूत नहीं है। हरियाणा में आरएसएस का कोई बहुत पुराना रिकॉर्ड नहीं है। शहरों में खाली आपको आरएसएस कहीं कहीं दिख जाएगी, गांव में अभी आरएसएस का वो बहुत ज्यादा जोर हरियाणा में नहीं है। तो आरएसएस का भी, और आरएसएस दिल से इस बार इनके साथ नहीं है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का हो, क्योंकि ये लोग कह चुके हैं कि हमें आरएसएस की जरूरत ही नहीं है। आपने देखा होगा नड्डा जी का बयान आया था, उनका इंटरव्यू आया था। तो आरएसएस का बहुत ज्यादा योगदान नहीं है। हाँ, क्योंकि इनकी सहयोगी संगठन है, कहीं कहीं मदद ही की होगी, नुकसान करने के लिए तो सोच नहीं सकते इनका, लेकिन बहुत ज्यादा फायदा करने के लिए बहुत ज्यादा ताकत लगाई हो, 14 से भी ज्यादा ताकत लगाई हो, ऐसा नहीं है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि इस बार आंकड़े 14 से भी ज्यादा दिखा रहे हैं। जहां 14 में प्रचंड लहर थी, मोदी जी की रैलियों में हरियाणा में लाखों लोग आते थे, और इस बार 10,000 लोग भी नहीं आए। ऐसे में आपको 49-50 सीटें मिल रही हैं। 14 में आप सिर्फ 47 पे थे और 19 में 40 पे आप पहुंच गए थे। ऐसा क्या 2024 में हो गया कि प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है? इस पे जनता हैरान है, इस पर हरियाणा के लोग हैरान हैं। तमाम किसान नाराज हैं, महिला पहलवानों का मामला है, अग्निवीर का मामला है, महंगाई का मामला है। तमाम मुद्दों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी खुद मान रही है कि स्थिति खराब नहीं है, तभी तो खट्टर को हटाया है। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के इतने जबरदस्त रिजल्ट आना, तो कहीं ना कहीं इन पे सवाल भी खड़े होते हैं, और लोगों को आशंका भी हो रही है। लोग आशंकित हैं, आशंका जाहिर कर रहे हैं कि हरियाणा में हो क्या रहा है। सर, नायब सिंह सैनी ने बड़ी जल्दी नहीं हार मान ली थी। उनका तुरंत बयान आ गया कि अगर हार हुई तो मैं चेहरा हूँ, मेरी गलती होगी, मैं जिम्मेदार होऊंगा। कल तो बड़ा कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस में थे, कह रहे थे हमने सारी व्यवस्थाएं कर ली हैं। ये कौन सी व्यवस्थाएं होती हैं सर लोकतंत्र में? क्योंकि जनता का कोई वोट बदल दे, ऐसा कोई लोकतंत्र में तो व्यवस्था है नहीं। नायब सिंह सैनी किस व्यवस्था की बात कर रहे थे? और जब तक बैलेट से गिनती हो रही थी तब तक कांग्रेस आगे बढ़ रही थी। जैसे ही ईवीएम की गिनती शुरू हुई, वो रुझान में बीजेपी आज जो हम देख रहे हैं टेली पर, वो नतीजे दिख रहे हैं। तो क्या है सर, ये व्यवस्था क्या चीज है, समझाइए जरा। देखिए प्रज्ञा, अगर आप देखें परसों जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नायब सिंह सैनी ने की थी, स्पीकर उनके बराबर में बैठे हुए थे, और नायब सिंह सैनी ने तो जो कहा कहा, स्पीकर ने भी कहा। जबकि हमारे संविधान में और सिद्धांतों में यह माना गया है कि जब तक नई सरकार का गठन ना हो जाए, नई विधानसभा का गठन ना हो जाए, स्पीकर का जो पद होता है वो संवैधानिक पद होता है, वो किसी पार्टी का पद नहीं होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इस तरह के कायदे कानूनों की, इस तरह की जो चीजें होती उसके कोई मायने नहीं है। तो वहां पे उनके बराबर में बैठे हुए थे और वो भी बोल रहे थे कि हमारे पास तमाम संसाधन है। संसाधनों का मतलब यही है कि जिस प्रकार आप दुरुपयोग करते रहे हैं व्यवस्था का, मशीनरी का, वो हमारे पास सब संसाधन है और हमारी व्यवस्था है। वो यही लोगों को बताना चाह रहे थे। अब एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि आप इस तरह क्या करेंगे? बोला आप चिंता ना करें, हमारे पास तमाम संसाधन है। तो पत्रकार चिंता थोड़ा ही कर रहा है, वो तो आपसे सवाल पूछ रहा है, क्योंकि चारों तरफ से आपके हारने की रिपोर्ट आ रही है। तो वो उसको, पत्रकार को समझाना चाहते हैं कि नहीं नहीं चिंता मत करो, हमारे पास तमाम व्यवस्थाएं हैं। तो व्यवस्था समझने वाले समझ गए, आप भी समझ, व्यवस्था आप भी समझ रहे हो, मैं भी समझ रहा हूं, लेकिन आप मेरे मुंह से बुलवाना चाह रहे हो। जी सर, अच्छा ये बताइए कि क्या कारण क्या दिख रहा है कि जनता ने इतना चौंकाने वाला रिजल्ट दिया है? देखिए प्रज्ञा, पहले तो मुझे ये लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने हमारी आपकी बात सुन ली है, और जो पिछले 2 घंटे से 35 कांग्रेस की थी वो 36 हो गई है। अच्छा। हैं, और आपने जो 49 लगा रखा है वो भी 48 हो गई है बीजेपी की।
तो इलेक्शन कमीशन को लग गया अरे एक ही आंकड़े टांग रखे, आंकड़े चेंज करें, तो इलेक्शन कमीशन ने आंकड़े मैं बदल आपकी दिए, टीम तो को आप तो भी थोड़ा बोलूंगी भाई बदल जल्दी दीजिए। से टैली चेंज कर ले, अपडेट कर ले। जी जी जी। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये आंकड़े अभी बदलेंगे। कई जगह इन्होंने काउंटिंग स्लो कर दी है, कई जगह इन्होंने अभी तो रोक दी है। अभी आप कितने बदल जाएंगे, क्या उम्मीद की जा सकती है? नहीं, देखिए नेक टू जिस नेक तरह फाइट से दिखेगी? आंकड़े अभी इस तरह से दिखा रहे हैं, हाँ देखिए नेक टू नेक फाइट भी दिखेगी। और अब इतना हम लोग 1 बजे पहुंच गए हैं, हरियाणा में इतने देर आंकड़ों में आने में लगती नहीं है। बहुत ज्यादा बदलाव होगा मुझे ऐसा नहीं लगता। एक तो हमें ये मान के चलना चाहिए कि पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी यहाँ बनाएगी है नहीं आओ। अब बाद में आप जो क्वेश्चन करते रहिए, अगर भारतीय जनता पार्टी की 44 भी आ जाती है, 43 भी आ जाती है, तो उनके पास तो संसाधन दूसरे हैं ही, है ना, वो चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन स्थिति अब हमें यह दिखाई दे रही है कि कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी। तो चाहे आप पैटर्न मध्य प्रदेश का देख लीजिए, मैं शुरू से आपको कह रहा हूं कि सही बात है। भारतीय जनता पार्टी का कहना यह है कि हम मध्य प्रदेश के पैटर्न पे हरियाणा में सरकार बनाएंगे। और अगर आप मेरे पिछले स्टेटमेंट निकाल के देखेंगे तो आप सुन सकते हैं, मैं लगातार कह रहा हूं कि संघ को भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने विश्वास दिलाया है कि हम हरियाणा में सरकार बनाएंगे। आप इसीलिए संघ ने इनको इंतजार मतलब समय दिया है हरियाणा के परिणाम का। तो हरियाणा का परिणाम सबके सामने है। तो इसी बूते पे अब ये कहेंगे कि हम महाराष्ट्र और झारखंड में भी सरकार बनाएंगे। अब महाराष्ट्र में तो मुझे नहीं लगता, लेकिन झारखंड में फिर बना लेंगे ऐसे ही। तो भाई आप 4 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और आपने 4 में से 2 भी बना लिया, तो 50% रिजल्ट तो आपका है ही, तो वो तो एक अच्छा रिजल्ट है। तो ऐसे में फिर क्यों हटाएगा संघ, और कैसे हटाएगा संघ? तो ये संघ से बचने की रणनीति है। ये हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश की लड़ाई नहीं है। ये हमारे हाथ में सत्ता का त्रिशूल कैसे रहे, उसकी ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है, और उसकी जद्दोजहद है, उसकी लड़ाई है। जी। लेकिन तमाम विश्लेषक सर कह रहे थे आंधी आएगी कांग्रेस की, सुनामी आएगी, तूफान आएगा कांग्रेस का हरियाणा में। प्रज्ञा जी वो जो जितने विशेषज्ञ थे, जितने विश्लेषक थे, वो ग्राउंड पे काम कर रहे थे। अगर हरियाणा के लोग 750 किसान मरने के बाद, महिलाओं की बेटियों की बेइज्जती के बाद, अग्निवीर में नौकरियां जाने के बाद, तमाम महंगाई के बाद, तमाम सारी चीजों के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं, तो ये तो आश्चर्यजनक बात है। आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को, उप मुख्यमंत्री को गांव में नहीं घुसने दे रहे हैं, उनकी गाड़ियां तोड़ दे रहे हैं। तो ये कौन लोग थे? ये आसमान से उतरे थे या कश्मीर के या केरल से आ गए थे ये लोग? ये तो हरियाणा के ही लोग थे। तो अगर उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, तो ये सबके लिए आश्चर्यजनक बात है। तो आश्चर्य यही है कि इतने विरोध, अब जो आकलन करते हैं, जो विश्लेषक हैं, विशेषज्ञ हैं, वो कहां से, हवा में से थोड़ी लेके आते हैं। वो लोगों पे बात करने पे आधारित उनकी रिपोर्ट होती है। वो गांव गांव जाते हैं, कहीं बात करते हैं, लोकल पत्रकारों से बात करते हैं, लोकल लोगों से बात करते हैं, नेताओं से बात करते हैं। अब हमारी जितने लोगों से बात होती थी, कांग्रेस के लोगों से भले ही बात ना हो, भारतीय जनता पार्टी के 80% लोग कह रहे थे कि हमारी सरकार नहीं बन रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के सांसद कह रहे थे कि हरियाणा में स्थिति बहुत ज्यादा खराब है और इस बार सरकार कांग्रेस की बन रही है। तभी तो इतने ज्यादा उत्साहित कांग्रेसी थे उसका। और ये जो हुड्डा का और इन्होंने जो सैलजा का जो एक दाव खेला भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी उस दाव में भी काफी हद तक सफल हुई है कि दलित और जाट का जो एक गठजोड़ बना हुआ था। कांग्रेस की क्या गलती रही, उस पर भी हम एक प्रकाश डाले तो बेहतर होगा। देखिए प्रज्ञा, आपको ये मानना होगा कि जो जाट कम्युनिटी है, मैं तो खुद जाट से बिलोंग करता हूं, अगर हम बोलते हैं, हम एग्रेसिव होके बोलते हैं, तेज बोलते हैं, और भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर होता है वो थोड़ा साइलेंट वोटर होता है। अगर गांव में भी देखेंगे आप, अगर मंत्री को गांव में नहीं घुसने दे रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं या चीखा चिल्ली कर रहे हैं, वो जाटी हैं, बाकी लोग नहीं बोल रहे हैं। तो वो बाकी लोग इससे चिढ़ जाते हैं कि ये दबंग है, और भारतीय जनता पार्टी उसको समझाने में कामयाब हो जाती है कि ये अगर आएंगे तो तुम्हें फिर दबाएंगे, तो इनसे अगर बचना है तो भारतीय जनता पार्टी को जिताओ।
तो जाट वर्सेस अदर करने में भारतीय जनता पार्टी पिछले 3 चुनाव में कम से कम हरियाणा में तो सफलता पा रही है। और आपको ये भी देखना होगा कि 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी तो हुड्डा को हटाने के लिए यही जाट वर्सेस अदर हुआ था। और उसमें इस बार फिर हुड्डा परिवार बहुत ज्यादा एग्रेसिव था और ये हो गया था कि शैलजा तो कहीं नहीं है, शैलजा तो कोने में चली गई, शैलजा का कुछ होगा नहीं, तो दलित भी छिटक गया भाजपा में। दलित जो गठबंधन हुआ था, चाहे वो चंद्रशेखर का गठबंधन हो, चाहे वो मायावती का और उनका गठबंधन हो दूसरी आईएनएलडी का, उसके साथ नहीं गया। वो पूरा शिफ्ट कर गया भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि उसको लगा कि अगर हुड्डा आता है तो जाटवाद फिर हरियाणा में शुरू हो जाएगा, तो उससे बचने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी में चला गया। तो जो एक गठजोड़ था महत्वपूर्ण, जिसपे भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि हम हार जाएंगे और कांग्रेस को लग रहा था हम जीत जाएंगे, वो गठजोड़ काफी हद तक तोड़ने में भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है, भारतीय जनता पार्टी का जो अपना वो साम दाम दंड भेद वाला मामला है, वो सब उन्होंने कर लिया। और दूसरे बाकी 1000 चीजें तो आपने देखा है कि हमारे खाप पंचायत के लोगों को ट्रेनिंग दिलाने के लिए श्री श्री रविशंकर के आश्रम में बेंगलोर भी घुमा लाए थे। तो भारतीय जनता पार्टी आखिरी तक हटी नहीं और भारतीय जनता पार्टी ने तमाम अपने पैतरे अपनाते हुए भारतीय जनता पार्टी यहां तक पहुंची है। जी सर, बाबा को बाहर निकालना और दूसरा कि हम जो देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी, नॉन बायोलॉजिकल मोदी जी ने अपने आप को ये तक कह दिया कि मैं अति पिछड़ी माँ के कोख से पैदा हुआ बेटा हूं, तो इन सब का क्या असर हुआ, ये भी मैं जानना चाहूंगी। देखिए, अगर प्रज्ञा आप देखें, हरियाणा में मोदी जी की कोई अपील काम नहीं करी और मोदी जी का कोई हरियाणा में सहयोग नहीं रहा, क्योंकि अगर आप देखेंगे, पहली बात तो मोदी जी की 4 रैलियां सिर्फ हरियाणा में हुई हैं और 4 रैलियों में जहां हमने देखा था 14 में या 19 में कुछ रैली हुई थी जहां लाखों लोग उनकी रैली में आए थे, इस बार 10,000 5,000 लोग उनकी रैली में आए हैं। लेकिन जो बाबा को इन्होंने छोड़ा है, बाबा का असर हुआ है, भले ही वो 25% हुआ हो, 30% हुआ हो, क्योंकि इन्होंने बाबा को छोड़ा है, बाबा ने अपील की है और बाबा ने जो अपील की है, इन्होंने अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके लोगों के साथ लगाए कि वो घर घर जाके इंश्योर करें कि लोग जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। तो इसलिए उनको और फिर उनको समझाया गया है कि हम इसलिए बाबा को छोड़ रहे हैं कि आप लोग वोट दे रहे हैं, नहीं तो बाबा को फिर जेल में डाला जाएगा। तो उन लोगों को इस तरह का कुछ एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि बाबा को परमानेंट छोड़ दिया गया है, क्योंकि वो तो भोले भाले लोग हैं, तो उनको ये बिल्कुल पड़ा है, बिल्कुल। अगर असर नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी इतना रिस्क क्यों लेती। भारतीय जनता पार्टी का भी भाई सवाल उठे हैं, मीडिया ने भी सवाल उठाए कि इतनी जल्दी जल्दी क्यों पैरोल दे रहे हैं आप, तो उस पर सवाल भारतीय जनता पार्टी ने इसीलिए झेले हैं ना कि उनको फायदा हो रहा था। तो सर, अभी कांग्रेस ने जो आरोप लगाए हैं कि चुनाव आयोग डेटा जो है वो देर से रिलीज कर रहा है, इससे क्या मिलेगा कांग्रेस को, या फिर चुनाव आयोग को क्या मिलेगा देर से रिलीज करने में? देर सवेर जो होगा तो वही नतीजे तो वही आएंगे। नहीं, आप याद करिए, लोकसभा में 3 दिन बाद आए थे इलेक्शन कमीशन के आंकड़े, थोड़ा सा कुछ बढ़ गया था। तो क्यों नहीं होगा उससे? इलेक्शन कमीशन अगर कोई चीज कर रहा है तो उसके कोई मायने है, वो हवाबाजी में तो कर नहीं रहा है। और कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है, तो वो बोलेगी, वो अपनी आवाज उठाएगी। उनका तो आरोप लगाना काम है। मैं आपसे जानना चाहूंगी सर, आपको क्या लगता है कि क्या चुनाव आयोग ये करेगा और ये करने से क्या भाजपा के पक्ष में जाएगा? नहीं, चुनाव आयोग क्यों नहीं करेगा? चुनाव आयोग कुछ करेगा तभी तो राज्यसभा मिलेगी बाद में, तभी तो कोई बटर वाली पोस्ट मिलेगी, उसके लिए चुनाव आयोग कर रहा है, क्यों नहीं करेगा? अगर वो लोकसभा में कर सकता है, हरियाणा के चुनाव में नहीं करेगा, इसकी क्या गारंटी है? लेकिन मुख्य विपक्षी दल किस हद तक उसको साबित करता है, किस हद तक क्या कर सकता है, जब तक हमारे पास तथ्य नहीं हो, हम कहने की बात कर सकते हैं, लेकिन आंकड़े लाना, सबूत लाना, तथ्य लाना, वो काम तो किसी के बस का नहीं है, वो किस प्रकार से है। लेकिन विपक्ष जो है उंगली उठा सकता है, विरोध कर सकता है, सवाल उठा सकता है, वो उसका अधिकार है और उसको उठाना भी चाहिए। और अगर कहीं इस प्रकार के तथ्य उसको मिलते हैं, वो भी उसको रखना चाहिए, मीडिया के सामने भी रखना चाहिए, न्यायालय के सामने भी रखना चाहिए, और वो चीजें बाद में होंगी भी। लेकिन उसके मायने क्या होंगे? जब अगर कोर्ट में भी जाएगा तो कोर्ट में 10 साल चलेगा, 5 साल में सरकार निपट लेगी, तो उसका फायदा क्या है? और ये भारतीय जनता पार्टी
भली भांति जानती है। बिल्कुल सही बात है सर। धारा 370 का क्या हुआ? बड़ा डींगे हाँकते थे, बड़ा ढोल पीटते थे, नकार दिया जनता ने। नहीं, देखिए, कश्मीर में धारा 370 का तो पहले तो ये था कि भारत में धारा 370 हटते ही भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड बहुमत आ जाएगा, तो लोकसभा में उसका कोई असर दिखा नहीं। दूसरा, कश्मीर में भी उसका कोई असर दिखा नहीं, क्योंकि कश्मीर में तो इनको भी पता था कि जहां पे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वहां तो इनको कुछ मिलना नहीं है। तो इनको ये था कि जम्मू रीजन में हो सकता है हमारा कुछ बहुत अच्छा हो जाए। लेकिन इन्होंने वहां पे जिस प्रकार से चीजें की हैं, जिस प्रकार की हरकतें की हैं, और सत्यपाल मलिक ने इनको एक्सपोज किया है, तो उससे कहीं ना कहीं कड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। और दूसरा, ये बहुत बड़ा जो लद्दाख वाला मामला हुआ है और लद्दाख में विरोध हुआ है, और वो विरोध तमाम सोशल मीडिया पे दिखा है। अगर आप देखेंगे, वो लद्दाख वाला जो मैटर है, उनका जो धरना प्रदर्शन यात्रा चली, लद्दाख से आते आते वो लोग दिल्ली आ गए, वो मीडिया से गायब रहा। सोशल मीडिया पे गाए बगाए थोड़ा बहुत दिखा है, बाकी किसी चैनल पे, किसी मीडिया में, किसी न्यूज़पेपर में तो उनका कुछ आया नहीं है। तो लेकिन ग्राउंड पे तो नाराजगी है, तो आप वोट में तो उसको तब्दील नहीं कर पाए। और बाकी जम्मू रीजन में भी जो आप सोच रहे थे कि लोग आपसे बहुत ज्यादा खुश हैं, तो कश्मीर के लोग खुश नहीं है इनकी नीतियों से। तो वो नाराजगी जो कश्मीरियों में थी, वो कहीं ना कहीं परिणाम में आपको दिखाई दे रही है, और उसी का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी को कश्मीर में नुकसान हुआ है। अब आगे गुजरात लॉबी का राजनीतिक भविष्य क्या देख रहे हैं आप? क्योंकि आरएसएस की नाराजगी तो आप बता रहे हैं कि हरियाणा में भी थी, जिस तरह से आरएसएस साथ रहता था उस तरह से साथ नहीं रहा। नहीं, देखिए, अभी परिस्थितियां बदल रही हैं प्रज्ञा। अगर आप देखेंगे, लगातार 2024 4 जून के बाद जिस प्रकार से मोदी जी, अमित शाह जी नागपुर के चक्कर काट रहे हैं, और थोड़ा सा उस तल्खी को और उस जो बीच में जो दीवार आ गई थी उसको खत्म करने की कोशिशें हो रही हैं। हाँ, दूसरा क्या है कि अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि संघ दबाव में रहे। क्योंकि देखिए, संघ ये कभी नहीं चाहेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर जाए और कांग्रेस की या इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाए, क्योंकि आखिरकार आरएसएस है तो बीजेपी और आरएसएस एक ही है, और उनका भारतीय जनता पार्टी संघ का ही संगठन है। लेकिन संघ की इच्छा ये है कि मोदी जी का जितना यूज होना था, मोदी जी का जो करना था वो हो चुका। मोदी जी की जगह पे कोई ऐसा आदमी आना चाहिए जो एनडीए को साथ में लेके चल सके और एनडीए का कुनबा बढ़ा सके। वो सोच संघ की है। लेकिन अगर ये मजबूत होते हैं और अपनी मजबूती दर्ज करते हैं, जिस प्रकार से आज की घटना आप हरियाणा की देख रहे हैं, उसी तरह से अगर ये झारखंड की या महाराष्ट्र की कोशिश करते हैं, तो फिर तो इनको हटाना मुश्किल है। फिर तो ये अपने आप को ताकतवर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये किसी और एलाइज को भी साथ में ले लेंगे और बाकी को ठोक पीट के ठीक करके फिर 5 साल के लिए मजबूत हो जाएंगे ये। तो संघ इसीलिए इंतजार कर रहा था कि 4 राज्यों के जो चुनाव हैं, वहां पे अगर भारतीय जनता पार्टी इनके नेतृत्व में कमजोर होती है, तो फिर जो है इनको बदला जाए। अगर ये यहाँ पे सरकार बनाते हैं तो संघ कहीं ना कहीं कमजोर पड़ेगा, और वो इतनी आसानी से इनको बदल पाएगा, मुझे उस पर थोड़ा संशय दिखाई देता है। जी। केपी मलिक सर, आप तो हरियाणा को भी बहुत बेहतर समझते हैं। ग्राउंड पर जो हालात हैं और आंकड़े जो हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, टैली में जो आंकड़े हैं, उनमें कितना मैच है, जरा ये बताइएगा। देखिए प्रज्ञा, ये आंकड़े देख के वहां के जो हरियाणा के लोग हैं, जो जानकार हैं, जो पत्रकार हैं, सब हैरान हैं। और बात वही है, भाई, आप गांव में घुसने नहीं दे रहे हो, किसानों पे लाठियां बज रही हैं, नौजवानों पे लाठियां बज रही हैं, हरियाणा की उन बेटियों के को जूते से कुचला जा रहा है जो कोई आम बेटियां नहीं है, आम महिलाएं नहीं है, वो देश का नाम रोशन करने वाली, मेडल लाने वाली महिलाएं हैं, उनके साथ आप इस तरह का व्यवहार कर रहे हो। इतना गुस्से में हरियाणा था, और वहां नतीजे 14 से भी अच्छे आ रहे हैं। तो ये बात लोगों के गले नहीं उतर रही है, क्योंकि जो ग्राउंड पे कवर करने वाले लोग हैं, चाहे पत्रकार हो, चाहे दूसरे जानकार लोग हों, उनको समझ में नहीं आ रहा है स्थिति क्या है। और कई लोग तो ये कह रहे हैं कि हमें तो बंद ही कर देना चाहिए, और चुनाव भी करना बंद कर देना चाहिए हरियाणा का रिजल्ट देख के, कि बस भारतीय जनता पार्टी को ही मान लो, इसको आना ही है और इनको मान लो। क्योंकि बार बार ये बात हो रही है कि जो 14 में भारतीय जनता पार्टी की लहर थी, क्या उससे भी अच्छी लहर 24 में दिखाई दे रही है?
क्योंकि 14 में मैं कह रहा हूं 47 सीटें आई थी और अब तो फिर आंकड़ा बढ़ गया, अब तो 51 पहुंच गया। और ये तो बड़ा शगुन का जो है आंकड़ा है 51 का। तो 51 रुपए तो हम देते हैं जब कोई मिलता है उस तरह का। तो 51 भारतीय जनता पार्टी का है, तो ये तो मोदी जी का रिवर्स गियर लग गया है फिर। तो इससे हैरान है लोग, लेकिन हैरानी क्या है, वो तो बेबस भी है। नहीं तो क्या करेंगे आप क्या क्या? मानते हैं, क्या रिवर्स गियर लगा है क्या नहीं, मोदी जी देखिए का? ये तो अब ये देखा जाएगा। देखिए देखिए प्रज्ञा, जिस तरह से हम कह रहे हैं हम्म, कि इनके साथ जो हमारी जानकारी के मुताबिक ये था कि सत्ता का त्रिशूल इनसे वापस लिया जाएगा। अगर ये हरियाणा हारते हैं तो उसमें ये होगा कि महाराष्ट्र में भी कमजोर पड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। ये सोचते हुए संघ एक निर्णय लेगा और इनको हटा के भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष किसी एक ऐसे आदमी को बनाया जाएगा, मजबूत आदमी को, और तमाम पदों पे कुछ बदलाव होंगे। लेकिन हरियाणा में अगर ये सरकार बना लेते हैं तो फिर संघ ऐसे कड़े निर्णय नहीं ले पाएगा। संघ को फिर इंतजार करना पड़ेगा। ये फिर संघ को नया शगुफा दे देंगे, झारखंड का और महाराष्ट्र का। उसमें दिन थोड़े दिन निकल जाएंगे ऐसे ही, तो फिर ये आगे मजबूत हो जाएंगे। इस बीच पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो जाएगा, तो फिर कुछ लोगों के ईडी सीबीआई भेज कर उनको ठीक कर लिया जाएगा। अब आप कल देखिए, कल वहां पे आम आदमी पार्टी के व्यवस्थाएं करके एक ठीक कर दिया राज्यसभा जाएगा, है सांसद ना? है। हाँ, जी उनके यहाँ फिर जो है एजेंसी का प्रयोग हो जाएगा। जो थोड़े से अधिकारी, नौकरशाह, ब्यूरोक्रेट थोड़ा सा अभी पिंजरे में से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, वो फिर दुबक जाएंगे वापस। तो ये एक ऐसा दौर शुरू हो जाएगा कि फिर वो डर एक बार बैठ जाएगा और उस डर का फायदा उठाते हुए ये फिर अपनी मजबूती जाहिर करेंगे और कोशिश करेंगे कि थोड़े दिन और चलाया जाए। अब उसके बाद फिर क्या परिणाम आते हैं दो राज्यों के, महाराष्ट्र के और झारखंड के, उसके बाद फिर स्थिति बनेगी। अभी तो मुझे नहीं लगता कि कुछ बदलाव इन परिस्थितियों में होगा। जी। बिल्कुल, वो तो साफ दिख रहा है कि कोई इतना बड़ा बदलाव नहीं हो जाएगा, ये तो मुमकिन नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन केपी मलिक सर, कांग्रेस की स्ट्रैटेजी में कहाँ कमी आ गई? क्योंकि कांग्रेस ने इस बार बहुत अलग स्ट्रैटेजी अपनाई थी। जैसे जहां मोदी शाह बड़ी-बड़ी रैलियां कर रहे थे, वहां प्रियंका गांधी, राहुल गांधी छोटी-छोटी पद यात्रा कर रहे थे, लोगों से जाकर डायरेक्टली मिल रहे थे। और बहुत सारी स्ट्रैटेजी, जैसे राहुल गांधी हरी पराली लेकर चल रहे थे, प्रतीक है वहां पर खेती किसानी का, किसानों के साथ रहना, डंकी की बात करना और तमाम मुद्दे उठाना। कश्मीर में भी राहुल गांधी हाथ में सेब लेकर चल रहे थे। तो ये सारी चीजें, क्या जलेबी, सबसे बड़ी बात, जलेबी का मुद्दा, इसका बड़े मीम बने, बड़ा मजाक बनाया गया। लेकिन काफी धरातल के मुद्दे थे ये सर, जो कांग्रेस उठा रही थी। ये सब कुछ काम नहीं आया। देखिए देखिए प्रज्ञा, आपको ये देखना होगा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी पिछले 2 साल में बहुत लोकप्रिय हुए हैं। उनकी चाहे यात्रा हो, चाहे उनकी छोटी छोटी मीटिंगें हों, और भारतीय जनता पार्टी का जो पैतरा होता था सोशल मीडिया का और नई नई चीजें निकालने का, उसमें राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी से काफी आगे निकल गए। चाहे वो जलेबी वाला मामला हो, चाहे उससे पहले कई सारे मामले हों, चाहे लोकसभा चुनाव के दौरान हो, चाहे आज के हरियाणा और कश्मीर के चुनाव में राहुल गांधी का आपने देखा हो। लेकिन राहुल गांधी के अलावा आप कह सकते हैं कोई दूसरा कांग्रेस का नेता इस तरह से कर रहा था, या हरियाणा में कोई नेता का नाम ले आप, उस तरह से कहीं उसकी लोकप्रियता दिखी हो? हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा का नाम बहुत चला। उससे काफी ये हुआ कि भाई ये बनेंगे। उससे जो दूसरे लोग थे वो बल्कि नुकसान ही कर गया। अगर ये था कि उसमें सबसे पहला जो मैसेज ये गया, मुझे जो लग रहा है कांग्रेस का नुकसान जिसने बहुत ज्यादा किया है, कि शैलजा के मुख्यमंत्री बनने के चांस इसलिए कम हो जाएंगे क्योंकि सारे हुड्डा के पसंद के लोगों को टिकट दिए गए हैं। और जब विधायक दल की मीटिंग होगी तो वो सब विधायक जो है हुड्डा को नेता चुन लेंगे और शैलजा मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगी। तो इसका फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी को मिला और इससे दलित जो है दूर हो गया। और इसी कमजोरी पे, कांग्रेस की कमजोरी पे चोट मारते हुए कई राउंड भारतीय जनता पार्टी ने यह मैसेज चलाया कि देखिए क्या बेइज्जती हो रही है शैलजा की। शैलजा जी चाहें तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लें, ये कर लें, वो कर लें। उसके बाद जो दांव कांग्रेस ने चला अशोक तंवर का कि उसको अपनी पार्टी में तोड़ के ले गए, उसमें वो बहुत लेट हो गए। उन्होंने बहुत आखिर में वो किया। तो एकाएक आप जनता का मूड नहीं बदल सकते। उस मूव को उन्होंने उसी टाइम पे करना था जब भारतीय जनता पार्टी शैलजा का नाम चला रही थी। अगर उसी टाइम पे वो अशोक तंवर को तोड़ के अपने साथ ले लेते और अशोक तंवर
और शैलजा एक साथ रैलियां करते, हुड्डा भी रैलियां करते, तो एक माहौल बन सकता था। जब हुड्डा का और शैलजा का हाथ भी राहुल गांधी ने मिलवाया, वो भी अनमने मन से हाथ मिला था, ये जनता के दिमाग में आया और उसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को हुआ। दूसरा, जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति थी कि दलित जाट गठजोड़ को तोड़ने का, उसमें भी ये मुद्दा सहायक हुआ। तो कई सारी चीजें, ऐसी गलतियां कांग्रेस ने की है जो कांग्रेस नहीं समझ पाई। और ये दावेदारी लगातार कहना कि हुड्डा सीएम बनेंगे, हुड्डा सीएम बनेंगे, ये भी कांग्रेस के लिए बड़ा नुकसानदायक सिद्ध हुआ है। अगर इनकी तरफ से ये होता कि जरूरी नहीं है हुड्डा ही सीएम बनेंगे, हुड्डा सीएम नहीं बनेंगे, बहुत लोग हैं कांग्रेस में बनने के लिए, किसी को भी बनाया जाएगा या किसी नए आदमी को बनाएंगे, तो मुझे लगता है कि इतनी स्थिति खराब कांग्रेस की नहीं होती। दूसरा, आप हमेशा देखेंगे कांग्रेस में जो नुकसान होता है, जो हम मध्य प्रदेश में लंबे समय से देख रहे हैं, कांग्रेस इतनी मजबूत होते हुए, जबकि वहां दूसरी कोई पार्टियां नहीं है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की लड़ाई हमेशा होती है, तो उसमें जो गुटबाजी कांग्रेस की है मध्य प्रदेश में, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। और वही फायदा हरियाणा में मिल रहा था, जबकि उस गुट में से कम 2-3 लोग बाहर भी हो गए थे। भाई किरण चौधरी भाजपा में चली गई, वीरेंद्र सिंह पीछे हो गए क्योंकि वो बीजेपी में चले गए थे, वापस आए, उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं दिखाई दिए। लेकिन जो 3 लोग थे, सुरजेवाला, शैलजा और हुड्डा, इनमें अभी भी कहीं ना कहीं एक टकराव दिख रहा था और लग रहा था कि ग्रुपबाजी कांग्रेस में चल रही है। तो उस तरह से भी कांग्रेस को नुकसान हुआ है। और कांग्रेस में राहुल गांधी ने बहुत मेहनत की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन राहुल गांधी के अलावा कोई दूसरा नाम इस तरह से नहीं दिखता कि जिसने जनता को जोड़ने का काम किया हो। जी बिल्कुल सर, क्या एक तरफ ये भी लोग कह रहे हैं कि क्या वाकई कांग्रेस अति उत्साही रही, इस वजह से हार गई? अति उत्साह के कारण बहुत सारी चीजों को नकार दिया जिन्हें नहीं नकारना चाहिए था, जिन्हें गंभीर तौर पर लेना चाहिए था। देखिए प्रज्ञा, ये कांग्रेस में कोई नई बात नहीं है। अगर मैं कांग्रेस की 14 की सरकार जाने की बात करूं, जब हम लोग दिल्ली में जर्नलिस्ट या दूसरे लोग बात करते थे, तो ये 4-6 मंत्री थे, जिनमें चिदम्बरम, कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा और इस तरह के और भी कई मंत्री थे। ये होता था कि ये बहुत ज्यादा एरोगेंट हो गए हैं और ये सोचते थे जो हमने कह दिया वही होगा। जबकि अगर आप देखें, कपिल सिब्बल कभी धरातल पे चुनाव नहीं लड़ते, आनंद शर्मा अगली बार तुरंत हार गए वहां से, हिमाचल प्रदेश से। तो कोई ग्राउंड का नेता है नहीं और सारे राज्यसभा के नेता कांग्रेस चला रहे हैं और लंबी चौड़ी बातें करते हैं। तो जनता इनसे थोड़ी नाराज हो गई थी कि बहुत एरोगेंस है। हालांकि कोई बहुत बड़े चार्ज इनके ऊपर नहीं थे। कोल घोटाला, 2G घोटाला, वो निकला नहीं, उसमें बाद में कुछ निकल के ऐसी कोई गंभीर चीज आई नहीं जिसकी वजह से कांग्रेस को सत्ता से बाहर होना पड़ा। कांग्रेस में एरोगेंसी की बात हमेशा रही है और वो एरोगेंसी और वो घमंड अभी भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा था, जिसका हरियाणा के चुनाव में थोड़ा नुकसान तो हुआ है, ये तो मानना पड़ेगा। जी सर, आखिरी सवाल, बतौर पत्रकार ये जो हम टैली देख रहे हैं, ये आंकड़े जो देख रहे हैं, क्या, क्योंकि आपने हरियाणा की जनता की थाह ली है सर, आप वहां की राजनीति की था जानते हैं ना, टटोली है आपने वहां के लोगों की, इसलिए मैं जानना चाह रही हूँ कि क्या ये आंकड़े जनता के मन का जनादेश है? देखिए प्रज्ञा, मैंने आपको पहले ही कहा है कि कोई 2014 से बेटर स्थिति तो है नहीं। आंकड़े बेटर हैं 2014 से, तो ये क्या करिश्मा है? दूसरा, क्या अगर आप हरियाणा में देखेंगे, इससे बुरी स्थिति कभी नहीं हुई। लोगों का मानना यह था कि इस बार सबसे बड़ा कारण आप देखेंगे, अगर आप 14 की बात भी करेंगे तो उस टाइम पे INLD को लगभग 14 से 15 सीटें मिली थी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को मिली थी इतनी सीटें। INLD JJP तो समाप्त ही हो गई है, 2 ही पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी को इतने अच्छे नतीजे मिले, तो ये शंकित करता है। जिस प्रकार का हम नजरिया देख रहे हैं हरियाणा में, जिस प्रकार की स्थिति देख रहे हैं ग्राउंड पे, उसके मुताबिक ये नतीजे नहीं है। तमाम विरोध देखने के बाद में भी अगर इस तरह के नतीजे हमें दिखाई दे रहे हैं, तो ये हजम होने वाले नतीजे नहीं है। इनके पीछे जरूर कुछ ना कुछ षड्यंत्र है, मेरा ये मानना है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया KP मलिक सर, आपने हमें समय दिया।